यहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ देश का अंत हो जाएगा। ये तुवालू है और यहाँ जेल खुली है। उन्होंने कहा कि वो भाग नहीं सकते। ये रनवे है। इस देश की लंबाई 12 किलोमीटर है और ये इसकी चौड़ाई है। ये दुनिया का सबसे कम विजिट किया जाने वाला देश है। 2023 में यहाँ सिर्फ लगभग 3000 लोग आए हैं। तो इसका कारण क्या है? हम डूब रहे हैं। ये देश डूब रहा है। एक देश जो एक ही सड़क से बना है। तो क्या एक सड़क ही देश है? हाँ, भले ही यहाँ आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई पर्यटक नहीं है। तुवालू प्लेन लगभग खाली था। हम राजधानी फुनाफुती पहुंचे। पूरे देश में केवल 4 होटल हैं, इसलिए ज्यादातर होटल एयरपोर्ट के पास हैं। जब हम पहुंचे तो मुझसे कहा गया कि पैदल चलना बेहतर है। मैं वहां तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। होटल वहां है? हाँ, वो रहा। सच में? पैदल जाना है? हाँ, पैदल। ओके, तो उसने कहा होटल तक पैदल जाना है। ये लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। ये होटल है, सबसे अच्छा होटल। आपको कैसा लगता है जब 4 में से 1 होटल आपका है? वो फिजी से हैं, इतने करीब होने के बावजूद। आप तुवालू के करीब हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ आई हैं। कोई भी इस देश में नहीं आता। यहाँ कोई क्यों नहीं आता? यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है? हाँ। और इसी तरह वो अपनी भाषा में हेलो कहते हैं। तालुफा। यहाँ रेस्टोरेंट है? हाँ। ये यहाँ का एकमात्र रेस्टोरेंट है। रूम समुद्र के किनारे है। आपका नाम क्या है? नैना। आप तुवालू से हैं? हाँ। इस जगह को देखो। मैं तुवालू में हूं। ये मेरा रूम है। तुवालू। यहाँ केवल एक ही पुलिस स्टेशन है और एक मोबाइल शॉप पूरे देश में। ये एकमात्र दुकान है जहां आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। चलिए खरीदते हैं। हम 10 मिनट में पूरे देश का दौरा करेंगे। इस देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं। इतनों से एक स्टेडियम भी नहीं भरेगा। इतना छोटा है कि मुझे यहाँ दिन में सिर्फ 5 से 6 लोग ही नजर आए। यहाँ आम जनता को कार खरीदने की इजाजत नहीं है। केवल सरकारी अधिकारी ही कार ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है। इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का चौथा सबसे छोटा देश है। चलो देश के अंत तक चले और वापस आए। यहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ देश का अंत हो जाएगा। ये तुवालू है। यहाँ पर वो अपने मृतकों को दफनाते हैं। वहाँ महासागर है। तूफान और भी तेज हो रहा है। चलो कहीं छिप जाए। लगता है जैसे ये देश आज ही डूबने वाला है। यहाँ के लोग जलवायु शरणार्थी बन गए हैं। मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा। और कैसे हैं आप? आपको एक तरफ लैगून दिखेगा और दूसरी ओर महासागर। ये देश की चौड़ाई है। पूरे देश में सबसे संकीर्ण बिंदु है। ये इतना चौड़ा है, कभी कभी बारिश और समुद्र का स्तर बढ़ने पर ये पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। मैंने एक ही कदम में इस देश को पार कर लिया है। ये देश का कूड़ा घर है। यहाँ द्वीप का कचरा जलाया जाता है, लेकिन इस द्वीप पर लोग हर जगह कूड़ा फेंकते हैं। हम इस देश के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। यह देश का आखिरी घर है। कल्पना कीजिए कि आपका घर देश के अंत में है। मैं देश के अंतिम छोर पर रहता हूं। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और ये अंतिम बिंदु तक जाने वाला रास्ता है। और इस तरह हम देश के अंतिम बिंदु तक पहुंच गए हैं, इस तरफ से। तो चलिए दूसरे छोर पर चलते हैं।
फिर मैं देश की दूसरी तरफ चल पड़ा। इस व्यू को देखिए। मैं देश के अंतिम छोर पर हूं। Indian sun rise above the mountains. क्या आपको ये आदमी याद है 2021 में? हम डूब रहे हैं, लेकिन बाकी सभी भी डूबने वाले हैं। ये परिवहन, ऊर्जा, संचार और नवाचार मंत्री हैं। उनका नाम साइमन है। यही वो स्थान है जहाँ खड़े होकर मंत्री जी ने विश्व को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, देखिए हमारा देश डूब रहा है। तुवालू का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। तुवालू में आपका स्वागत है। ये देश सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है। जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए कई देश उनका समर्थन करते हैं। उनके पास जलवायु परिवर्तन के लिए एक मंत्रालय है। वो हमेशा अमेरिका को दोष देते हैं। यहाँ तक कि उनके पास ऐसे चश्मे भी हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन तुवालू लिखा है। जमीन की सतह को बढ़ाने के लिए उन्होंने पानी की सतह के कुछ हिस्सों को रेत से भर दिया। दुबई के पाम द्वीप समूह की तरह इस घर के निवासी उस घर में थे, इसलिए जब उनका घर ध्वस्त हो गया तो वो यहाँ आ गए। उनके घर खतरे में है, उनका भविष्य खतरे में है। वो उन्हें पैसे देते हैं। हम उन्हें एक घर बनाने के लिए सामग्री देते हैं। जी, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। हालांकि उनके पास एक मौका है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें जमीन दी है और आने को कहा है। क्या आप अपना घर खोने से डरते हैं? हाँ, यहाँ रहना और उसका अनुभव करना बहुत डरावना है। ऐसा अनुमान है कि 30 से 40 वर्षों में ये डूब जाएगा। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है। हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तुवालू वासी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए फिजी जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन स्कीम्स चल रही हैं। हाँ, हम इस बात से भी चिंतित हैं कि हो सकता है कि हमारे सभी योग्य लोग विदेश चले जाएं। ये उनका एकमात्र बैंक है। ये उनका एकमात्र बैंक है जहां से आप नकदी निकाल सकते हैं। यहाँ कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है। वो अपना वेतन लेने के लिए यहाँ आते हैं। वो यहाँ पैसे भी जमा कर सकते हैं। पूरे देश में एटीएम नहीं है। वो केवल कैश का उपयोग करते हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में लेन देन करते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की अनुमति नहीं है। आप क्या करने जा रही हैं? मैं अभी अपना बैलेंस देख रही हूँ। आपको अपना बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। हाँ। उसे उसके बैलेंस के बारे में पूछताछ करने के लिए बैंक आना होगा। यहाँ कोई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है। डिपॉजिट करने के लिए इसे भरना होगा और विड्रॉल के लिए इसे। ये जेल है। यह है देश की जेल। हमने इसका दौरा किया। यहाँ कितने लोग हैं? केवल 3। 3? हाँ और जेल खुली है? हाँ सच में? हाँ हाँ। क्यों? तो वो बाहर नहीं जाते? नहीं। क्या आपने देखा है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कैदी किस तरह रहते हैं? और यहाँ जेल खुली है। उन्होंने कहा कि वो भाग नहीं सकते और अंदर एक कंप्यूटर भी है। हाँ, ये वीडियो के लिए है। वीडियो गेम? हाँ। वीडियो गेमिंग, वाह। आप यहाँ कितने साल से हैं? 3। 3 साल। वो जेल से बाहर जा रहा है। वो बाहर जा सकते हैं? हाँ। सच में? कैसे? ये उनका समय है। ओ, ऐसा भी कोई समय है जब वो बाहर जा सकते हैं? हाँ, वो 5:30 बजे जेल से आजाद होते हैं। वो काम पर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आप यहीं रहने वाली है? नहीं? नहीं। हमारे पास फुटबॉल में एक राष्ट्रीय टीम है। हम फीफा का सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं में से एक ये है कि हमारा स्टेडियम मानकों के अनुरूप है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेडियम टूट रहा है। मैंने देखा है कि यहाँ के लोग ज्यादातर समय जुआ खेलते हैं। क्या आप वो आवाज सुन सकते हैं? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जुआ खेल रहे हैं। Only number 9 37 37 82 आज का पुरस्कार 3000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। 77 77 वो हर रोज यहाँ आते हैं। वो अपना समय मछली पकड़ने, जुआ खेलने, शराब पीने और खाने में बिताते हैं। ये सचमुच अजीब है। मैंने उनसे देश की आय की सबसे बड़े स्रोत के बारे में पूछा। तो क्या आप जानते हैं कि देशों को इंटरनेट डोमेन नेम कैसे दिए जाते हैं? हाँ, यूएई के लिए ये .ae है। हाँ, फिजी के लिए .fj है। तुवालू .tv है और .tv वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। इसलिए अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं जो .tv का इस्तेमाल करती है तो वो उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें भुगतान कर रहा है। Twitch.tv सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइटों में से एक है और वो .tv का उपयोग करते हैं। वो हमें सालाना भुगतान करते हैं, लेकिन कुल राजस्व जो हमें हमारे .tv डोमेन नाम से एक साल में मिलता है वो इस समय लगभग 12 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ये काफी अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छी आय है। लोग उन्हें .tv का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करते हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई अमीर लोग हैं? तो मालूम है आपको, कोई करोड़पति नहीं दिखेगा। कोई लैम्बोर्गिनी नहीं है? नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो अच्छी स्थिति में हैं। वो विदेशों में अपनी संपत्ति बनाते हैं और यहाँ आते हैं। भले ये देश बहुत छोटा है, फिर भी इसकी एक संसद है और यहाँ हर द्वीप का एक प्रतिनिधि है। हम यहाँ साल में शायद 2 या 3 बार मिलते हैं। सभी सरकारी अधिकारी प्रधानमंत्री सहित पड़ोसियों की तरह एक दूसरे के बगल में रहते हैं। प्रधानमंत्री और सभी सरकारी अधिकारी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हाँ, हम सभी एक ही इलाके में रहते हैं। मैं एक जगह रुका और एक जोड़े से मिला जो आज शादी कर रहे थे। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। ये हमारी शादियों जैसी ही है। उन्होंने बताया कि पूरा देश आमंत्रित है। तुवालू के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? देखा जाए तो दोस्त और परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई समारोह होता है तो हम हमेशा एक साथ आते क्योंकि हैं। ये छोटा है, क्या इससे अधिक सुंदर हो जाता है? हाँ, क्योंकि ये छोटा है और द्वीप पर सभी लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। आप सभी को जान जाते हैं, एक तरफा सड़क, ये स्वर्ग है। हाँ, लेकिन क्या आपको यहाँ बोर महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में? क्योंकि आप दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं, बाहर जाकर स्विमिंग कर सकते हैं। सूर्यास्त होने पर रनवे ऐसा बन जाता है, वो फुटबॉल खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देश का झंडा है। इसे 1978 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। तुवालू के लिए सबसे बुरी स्थिति ये होगी कि सभी द्वीप पानी के नीचे चले जाए। हम लोग एक राष्ट्र के रूप में कैसे रह सकते हैं? क्या तुवालू का अस्तित्व जारी रह पाएगा बिना किसी भौतिक क्षेत्र के और बिना किसी जमीन के? क्या ये संभव है? यदि हम अपना क्षेत्र खो देते हैं और कहीं और चले जाते हैं, तब भी तुवालू के पास महासागर, हमारे समुद्री क्षेत्र और हमारे जल क्षेत्र में स्थित क्षेत्र और संसाधन रहेंगे। हाँ जी साइमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 इटली का मशहूर शहर वेनिस। इटली के उत्तर में बसा ये शहर पूरा का पूरा समंदर पर बना है और सबसे हैरानी की बात यह है कि 1000 सालों से लकड़ी की नींव पर टिका हुआ है। रोमन साम्राज्य गिरने के बाद लोग मेनलैंड छोड़कर भागे और करीब 1000 साल पहले पानी के नीचे नींव बनाई। कमाल की इंजीनियरिंग की बदौलत समुद्र पर पूरा का पूरा एक शहर बसाया गया जो आज भी मजबूती से टिका हुआ है और ये दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक बन चुका है। हमें अपनी कार पब्लिक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी, जहां वो हमारे पास लौटने तक खड़ी रहेगी। सुबह के 7 बजे है और इस तरह ये लकड़ी के खंबे बोट पार करने के लिए बांधने में काम आते हैं। लोग अलग अलग स्टेशनों के बीच सफर करते हैं। बोट हर स्टेशन पर रुकती है। कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं। यहाँ कोई कोर्स नहीं है, यहाँ कोई कार्स नहीं है। ये शहर वाकई कमाल है। ये 1000 साल पुराना है। ये एक चलता फिरता शहर है जहाँ बैंक और कैफे भी हैं। मैंने एक एस्प्रेसो मंगाया। यहाँ लोग खड़े होकर पीते हैं, बैठकर ऑर्डर नहीं दिए जाते। ये दुनिया का सबसे पुराना कैफे है और आज भी चल रहा है। देखो इसे, ये चौक के बीचों बीच है। ये कैफे 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। भाई, क्या ये दुनिया का सबसे पुराना कैफे है? 1720, दुनिया का पहला। यहाँ हर जगह रेस्टोरेंट्स हैं। आप सीधे नहर के किनारे बैठकर खाना खा सकते हो, टेडी बियर के साथ भी। यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर थिएटर्स में से एक है जो पानी पर बना है। ये शहर की कचरा बोट है। इस तरह वो शहर को साफ रखते हैं। सारा सामान नाव से मेनलैंड तक ले जाया जाता है। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सब कुछ इसी तरह पहुंचता है। ये गली और नहरों का शहर है।
ओ माय गॉड, यही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। इसी तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पर्यटक भी इसी तरह घूमते हैं। यहाँ हर जगह पुल है। ये शहर 176 नहरों से जुड़ा है और 400 से भी ज्यादा पुल इन्हें जोड़ते हैं। लोग रोज इन्हें पार करते हैं, कभी पैदल, कभी बोट से। ये पुलों का शहर है और सबसे मशहूर पुल मेरे पीछे है। इस पुल का नाम है रियाल्टो और ये वेनिस का सबसे जाना माना पुल है। ये 16वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ का सबसे लंबा पुल लिबर्टी ब्रिज है, यही है। ये 3.85 किलोमीटर लंबा है और पुराने शहर को इटली से जोड़ता है। वो सामने पानी पर बनी हमारी यूनिवर्सिटी है। वहां पहुंचना आसान नहीं है। ईस्वी 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य गिर रहा था और हूण कबीले नॉर्थ इटली पर हमला कर रहे थे, तब कई शहर तबाह हो गए थे। लोग भागकर वेनिस की दलदल में छुप गए और इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर शरण ली। तब ये आइलैंड्स बस कीचड़ भरे दलदल थे, तो उन्होंने यहाँ पूरा शहर कैसे बना लिया? कीचड़ भरे दलदल पर वेनिस कैसे बना? यहाँ की जमीन इतनी नरम थी कि वजन झेल ही नहीं सकती थी। ये देखिए, ये है उनकी फाउंडेशंस। सोचिए, इन्हें 1500 साल पहले डाला गया था। उन्होंने क्रोएशिया से मजबूत लकड़ी मंगाई और लगभग 5 मीटर गहराई तक, जब तक मजबूत सतह न मिल जाए, जमीन के अंदर गाड़ दी। इस तरह घरों की नींव बनाई गई। वो लकड़ी के खंभे सदियों से कीचड़ में धंसे हुए हैं। फिर ऊपर लकड़ी की तख्तियां रखी ताकि वजन बराबर बंट सके। इसका बेस इट्रियन स्टोन से बनाया गया है, जो एक वाटर रेजिस्टेंट पत्थर है। अगर नींव सही बनी हो तो इमारत सालों साल चलती है। और असली राज ये है कि लकड़ी हमेशा पानी में डूबी रही, हवा के कांटेक्ट में नहीं आई और वक्त के साथ वो लगभग पत्थर जैसी बन गई और 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक इस शहर को थामे रखा। ये वो जगह है जहाँ लोकल आते हैं, है ना, कोने पर? हाँ, ये जगह वेनिस में बहुत अंडररेटेड है। फिर हम एक आयरिश बिजनेसमैन से मिले जो कई सालों से वेनिस में रह रहे हैं और इसे कभी नहीं छोड़ा। मैं ट्रैफिक और शोर शराबे से तंग आ गया था, तो मैं वेनिस शिफ्ट हो गया क्योंकि तब मुझे और कार्स देखनी नहीं थी। यहाँ आकर कंधे ढीले हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स लगता है, एक सपनों जैसा शहर है। हम कीचड़ भरे दलदल के ऊपर खड़े हैं, तो पीने का साफ पानी आखिर कहाँ से आता है? मैं बताता हूँ। समस्या यह है कि वेनिस चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और खारा पानी तो पीने लायक नहीं होता। जैसा आपने देखा, ये साफ भी नहीं है। तो यहीं पर वेनेशियन लोगों का असली कमाल आता है। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने पब्लिक स्क्वायर के नीचे पीने के टैंक खोद डाले और उन पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई ताकि खारा पानी अंदर न जा सके। फिर उनमें रेत और कंकड़ डाले गए ताकि बारिश का पानी फिल्टर हो जाए। स्क्वायर की फर्श को ऐसे डिजाइन किया गया कि बारिश का पानी छोटे छोटे छेदों में जाए। यानी यहाँ स्क्वायर के नीचे उन्होंने पब्लिक प्लाजा के नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाए। वो पानी अंडरग्राउंड टैंकों में भरता, फिल्टर होता और पीने लायक बन जाता। इसी तरह मीठे पानी के लगभग 600 कुएं तैयार हो गए। लेकिन आज के समय में पीने का पानी पाइपलाइन और नहरों से हर रोज लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये पानी बाहर से आता है, यानी वही जो बोतल वाले पानी में मिलता है। जहां तक पुराने कुओं का सवाल है, आज उन्हें सजावटी चीजों में बदल दिया गया है। यहाँ लोग रहते हैं, ये असली घर है। लोग यहाँ बोट पार करते हैं। तो ये सब पार्किंग स्पॉट है? हाँ, हर खंबा एक पार्किंग स्पॉट है। ये हमारे लिए सोने जैसा है। हर किसी को पार्किंग स्पॉट चाहिए, मुझे भी। कुछ लोग यहाँ बस थोड़ी देर के लिए पार करते हैं। कभी कभी बच्चे भी यहाँ आते हैं क्योंकि हर बच्चे के पास अपनी खुद की बोट होती है। ये इलाका बहुत ही आर्टिस्टिक है। और सुबह लोग अपना कचरा बाहर देते हैं। आप उसे सड़क पर नहीं डाल सकते। कर्मचारी घर की घंटी बजाते हैं और ट्रॉली लेकर आते हैं हर सुबह? हाँ, और सुबह आपको देना पड़ता है। देखो, इसी से पता चलता है कि नहरें इतनी साफ कैसे रहती हैं। हाँ, बिल्कुल साफ। कोई कैन वगैरह नहीं फेंकता? बस टूरिस्ट ही फेंकते हैं।
हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी सिटी पर बहुत गर्व करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं 20 साल न्यूयॉर्क में रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग और ज्यादा प्राउड हैं। और ये जगह बहुत पुरानी भी है। सच कहूँ तो वेनिस जैसी कोई जगह नहीं। वेनिस में कोई सेंट्रलाइज सीवेज सिस्टम नहीं है, नहरें ही सीवेज के काम करती हैं। मतलब सीवेज के लिए उनका अपना तरीका है। साधारण भाषा में कहे तो बाथरूम से निकलने वाला सब कुछ नहर में जाता है। 16वीं सदी में शहर ने पत्थरों के नीचे गाटोली नाम की टनल बनाई थी, जिनसे गंदा पानी सीधे नहरों में जाता था और ज्वार भाटा दिन में 2 बार उसे बहाकर साफ कर देता था। 90 के दशक में उन्होंने कुछ इमारतों के नीचे सीवेज टैंक लगाना शुरू किया था, लेकिन आज भी बहुत सारे घर गंदा पानी सीधा नहरों में छोड़ते हैं। यही वजह है कि नहरें आज भी सीवर की तरह काम कर रही हैं। गर्मी में या जब पानी कम होता है तो बदबू साफ महसूस होती है। Dopo una bottiglia di Lugana. ये सिविल डिफेंस है। सबको पता है कि वेनिस को बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन असल में वेनिस पानी से निपटने के लिए तैयार है। हर साल बाढ़ और खराब होती जा रही है। अब उनके पास एक नई चीज है, मोज। इसे बनाने में 15 साल लग गए। मोजे दरअसल ये बड़े बड़े पीले पार्टीशंस हैं। जब पानी बहुत बढ़ जाता है तो ये ऊपर उठ जाते हैं। मतलब जब पानी इतना ज्यादा हो कि पूरा शहर डूब जाएगा, तब ये सिस्टम ऑन कर देते हैं और गेट्स उठ जाते हैं। 2019 में पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ आई थी। यहाँ पानी 1.5-2 मीटर तक चढ़ गया था। सब कुछ बर्बाद हो गया था, यहाँ तक कि फेंडी के बैग्स पियाजा में तैर रहे थे। सीगल्स का इस शहर पर राज है। ये उनका शहर है, हम तो बस मेहमान हैं। यहाँ कार्स कितनी बार दिखती हैं? मैंने तो 3-4 महीने से कोई कार देखी ही नहीं। चलो टैक्सी बुलाते हैं। एक दोस्त है जिसका टैक्सी है। हम टैक्सी से जा रहे हैं। हर बिल्डिंग में बोट से एंट्री होती है और दूसरी एंट्री पीछे वाली गली से। तो यहाँ काफी अमीर लोग रहते होंगे। आपको क्या लगता है? महसूस हो रहा है। अगर आपके पास ऐसा महल है जो ग्रैंड कनाल की तरफ खुलता है, मतलब इस नहर की तरफ, तो तुम अमीर हो। अगर आप अंदर रहते हो तो आप मिडिल क्लास हो। मिडिल। असल में इनमें से ज्यादातर घर तो रिहायशी भी नहीं है। जैसे ये तो गैलरी है। गैलरी? ये फायर डिपार्टमेंट है। इस तैरते शहर के नीचे लाखों लकड़ी के खंभों का उल्टा जंगल बसा हुआ है। एक अदृश्य जंगल जिसने वेनिस को 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक थामे रखा है। कोई नहीं है, वो मेरे पास आ रहा है। उन्होंने भीड़ में से इस बच्चे को दफनाने के लिए चुना। ये गड्ढा है। वो पागल हैं। चाल समझ आ गई है। अब त्योहार का समय आ गया है। It is the biggest celebration for the voodoo cult in Benin. इस त्योहार के 2 पहलू हैं। ये क्षेत्र जहां पर्यटक हैं, जिस पर हम बाद में लौटेंगे, लेकिन पहले हम सच्चाई जानने के लिए गांव की ओर जा रहे हैं, जहां कोई नियम या प्रतिबंध नहीं है। ये इवेंट शहर के बाहर इसी स्थान पर होता है। उन्होंने कहा कि ये घास का ढेर खाली है, अंदर कोई नहीं है। हम सच्चाई उजागर करने की कोशिश करेंगे। क्या आप इसे खोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अंदर कोई नहीं है। अंदर कोई नहीं है। यह संभव है कि अंदर कोई ना हो। असंभव। वो मेरे पास क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। वो नाच रहा है, बस नाच रहा है।
पास आ रहा है। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ये कैसा जादू है? जादू यह है कि वो किसी को दफना देते हैं और वो इस व्यक्ति को जला देते हैं। सच में? फिर वो व्यक्ति वापस आ जाएगा। क्या ये सच में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ ये वूडू है। वूडू? हाँ वो मुझसे बात कर रहा है? हाँ। क्या? ये घास का ढेर बोल सकता है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो अपना हाथ उठाएं। वो कह रहा है कि उसके पास कुछ है जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है। ठीक है, मुझे दिखाओ। यहाँ छुओ। हे, क्या कोई अंदर है? कुछ जल रहा है? हाँ अंदर से निकल रहे धुएं को देखो। अगर अंदर कोई है तो क्या इसे जलाना चाहिए? अंदर कोई है या नहीं? कोई नहीं है। लेकिन वहां आग लगी है। हाँ क्या वो हुक्का पी रहा है? अब बच्चे को जलाने और दफनाने का समय आ गया है। क्या एक चाल है? वो उसे दफना देंगे और आग लगा देंगे। उन्होंने भीड़ में से इस बच्चे को दफनाने के लिए चुना। ये गड्ढा है और यहां भीड़ है। हमारे दर्शक, हमारे प्रिय दर्शक। अब वो उसकी आंखें बंद करने जा रहे हैं। यार ये तो बच्चा है। वो उन्हें बता रहा है कि क्या करना है। क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? अंदर एक बच्चा है। उन्होंने उसे बहुत कसकर बांधा है। भले ही ये कोई नाटक हो, लेकिन फिर भी ये सही नहीं लगता। इस सीन को बिना फुटेज काटे देखिए। आइए देखें कि वो आगे क्या करने जा रहा है। वो उसके ऊपर से गुजर गया। इसमें उसे केवल कुछ सेकंड लगे। क्या वो उन कुछ सेकंडों के दौरान बच्चे को ले जाने में कामयाब रहा? मुझे नहीं पता, देखते हैं। लेकिन यही एकमात्र क्षण था जब वो बच्चे को बाहर ले जा सकता था। लेकिन कैसे? बस कुछ ही सेकंड में। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। अंदर एक बच्चा है। हाँ अंदर एक बच्चा है। क्या आप तैयार हैं? उन्होंने उसे आग लगा दी। या अल्लाह, वो पागल हैं। हे दोस्त, वो आग में जल गया। ये एक जादू है, हम इसे समझा नहीं सकते। यह अफ्रीका की वास्तविकता है। मैं यहाँ स्पष्ट फुटेज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि लेंस का फोकस थोड़ा गड़बड़ था। बच्चा कहाँ है? उन्होंने उसे बुलाया और वो यहीं कहीं होगा। उसे बुलाएंगे? हाँ। उन्होंने उसे कैसे बुलाया? रुको और देखो। वुडू कहता है कि वो कुछ ऐसा चाहता है जिसे आप उसके हाथ पर रख दे। ठीक है, इसे यहीं छोड़ो।
उनको जादू टोने के भी पैसे चाहिए। इधर आओ, तुम कहां जा रहे हो? बच्चा कहां है? बच्चा मेज के नीचे से बाहर आया। दूसरी ओर शहर के केंद्र में सैकड़ों पर्यटक जादू के शो देखने के लिए एक बड़े चौक में इकट्ठा होते हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो अंदर मौजूद व्यक्ति को कैसे छिपाते हैं। मैंने ड्रोन उड़ाया और जब वो यहां खड़ा था तब जूम इन किया और उन्होंने ये साबित करने के लिए अंदर आग जला दी कि वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने उसे सबके सामने खोला ताकि वो देख सके कि वो खाली है। और फिर उन्होंने इसे छुआ और वो फिर से हिलने लगा। वो कहां छुपा था? क्या इस घास के ढेर के अंदर कोई पॉकेट या कोई छिपी हुई जगह है? ये कोई छोटा लड़का भी हो सकता है जो अंदर छिपा हो। इसलिए मैं रहस्य जानने के लिए गांव वापस गया। अब सच सामने लाने का समय आ गया है। मुझे चाल समझ आ गई है। कृपया इसे खोलें। मुझे अपनी राय बताएं। उन्होंने कहा कि केवल वही इसे खोल सकती है। वो इसे खोलने जा रही है? नहीं नहीं, ये अब खाली है। देखो वो टिप्स इकट्ठा कर रहा है। वो अब इसे वापस रख देंगे। चाल यह है कि दूसरे घास के ढेर में बैठा उसका साथी उसके बगल में गुजरता है। अब उस ढेर के अंदर दो लोग हैं। फिर उनमें से एक तेजी से अपने ढेर में वापस जाता है और चलना शुरू कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वो हमें धोखा दे रहे हैं। मैंने उसका पैर देखा। अलविदा बने। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। C'est notre culture, c'est ça nous on adore ici. Ok, merci. दो गैंग्स जो सबको आतंकित कर रहे थे, अब वो सभी एक ही स्थान पर हैं। एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने यही कहा। उन्होंने पूरे देश को बदल दिया। कई दशकों तक दुनिया की अपराध राजधानी रहने के बाद आज ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बन गया है। और ये सब हुआ इस राष्ट्रपति की वजह से। वो नाइब बुकेले हैं। वो अरब वंश के हैं। उनके पूर्वज 19वीं सदी की शुरुआत में एल साल्वाडोर चले गए थे और वो फिलिस्तीनी मूल का है। उनके 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद से उन्होंने देश को बदल दिया है। हम सिकॉट जेल के गेट पर हैं। सिकॉट, जरा इस सुरक्षा के स्तर को देखिए। इसे गैंगस्टर्स और आतंकवादियों की जेल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मीडिया को इस दृश्य को पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया ताकि कानून तोड़ने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोका जा सके। यहाँ आसपास कोई सिग्नल नहीं है पूरी जगह में। चलो अंदर चलें। हेलो, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है। मैं आतंकवाद निरोधक केंद्र का डायरेक्टर हूँ। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि इस जेल में प्रवेश करना एयरपोर्ट पर जाने जैसा लगता है। प्रवेश से पहले हमारी कड़ी जांच की जाती है। इस एडवांस्ड इक्विपमेंट को देखिए। ये जेल पुनर्वास के बारे में नहीं है। ये केवल गैंग के सदस्यों के लिए है।
ये अनुवाद के लिए। वहां 2 और गेट हैं। ये दूसरा चेक पॉइंट है। ये एक स्पेशल इंस्पेक्शन रूम है। और कपड़े और यहां तक कि मौजे भी जांचते हैं। सब कुछ हल्का होना चाहिए। चलिए शुरू करें। अब हम दूसरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। कैदियों तक पहुंचने से पहले हमें कितने कमरों से गुजरना होगा? सिकॉट में 8 विशाल सेल ब्लॉक्स हैं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों कैदियों को रखने की क्षमता है। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक सुरक्षित किला है। इस हाईटेक डिवाइस का इस्तेमाल कैदियों और जेल कर्मचारियों दोनों के सत्यापन के लिए किया जाता है। इन सभी एडवांस डिवाइसेस को देखिए। यहां कैमरे और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अपराधी यहां बिना पहचान के पहुंचते हैं, इसलिए सत्यापन के लिए इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे बहुत एडवांस्ड हैं और इनमें फेशियल रिकग्निशन की सुविधा है। इसमें मोशन सेंसर भी लगे हैं। हम जेल की कोठरियों के करीब पहुंच रहे हैं। सिकॉट का निर्माण 7 महीने के रिकॉर्ड समय में किया गया था। हमारे यहाँ जिस प्रकार के अपराधी हैं, उन्हें देखते हुए एक ऐसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी जो इस प्रकार के कैदियों को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, जो कई वर्षों से हमारे समाज के लिए शोक और दर्द का कारण बने हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर आने और बाहर जाने के लिए एक सिंगल गेट है। इसके अलावा सिकॉट का जन्म क्यों हुआ था? सिकॉट का निर्माण आपातकाल की घोषणा के बाद किया गया था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने के कारण अपराधियों को रखने के लिए एक बड़े जेल की आवश्यकता थी। ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल है, जिसका आकार 8 फुटबॉल मैदानों के बराबर है और इसकी क्षमता 40,000 कैदियों को रखने की है। इसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से कुछ और लैटिन अमेरिका के 2 सबसे बड़े गैंग मौजूद हैं। ये गैंग है बैरियो 18 और MS-30। अब हम उन्हें देखेंगे और अब वो सलाखों के पीछे हैं। बहुत कम लोगों को अनुमति दी जाती है। मैं शायद पहला अरब व्यक्ति हूं जिसे अंदर फिल्माने की इजाजत मिली है। इस जेल से भागना कितना मुश्किल है? यह नामुमकिन है। जेल के चारों ओर 15 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें हैं, जिन्हें कांटेदार तारों और 19 वॉच टावर से सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से भागना असंभव है। यहाँ अत्यधिक सुरक्षा है। जेल की सुरक्षा 600 सैनिक और 250 पुलिस अधिकारी करते हैं। ये यहाँ के गार्ड्स हैं। मैं जेलों के बारे में एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, लेकिन पहले आइए इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक पहुंचाएं। हम अब शस्त्रागार जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक शस्त्रागार है। यदि कोई भागने के बारे में सोचता भी है तो देखिए कि उसका क्या होगा। एल साल्वाडोर ने गैंग्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। देखिए, हम आ चुके हैं। हम यहाँ हथियारों के गोदाम में हैं। तो क्या आपने गैंग्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है? हाँ, हमारे पास अन्य प्रकार के हथियार भी हैं। इन सभी हथियारों को देखो। उन्होंने देश को सुरक्षित बनाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें उन्हें नियंत्रण में रखना होगा। उनके हाथ और पैरों में हथकड़ी लगानी होगी। हाँ, पैर की हथकड़ी। यहाँ मौजूद हथकड़ियों के प्रकारों को देखिए। ये दोनों हाथ और पैर को एक साथ बांधते हैं। जब इनसे हथकड़ी लगाई जाती है तो आप उन्हें असुविधाजनक ढंग से चलते हुए देखते हैं। टोम्फा। वो जो उपकरण पहने हुए हैं वो आपात स्थिति के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, ये आपातकाल की स्थिति का परिणाम है। ये सभी उपकरण एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं, नागरिकों की सुरक्षा करना। सार्वजनिक सुरक्षा इनकी प्राथमिकता है। जहां तक जेल अधिकारियों की बात आती है, यहां उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये गार्ड्स के लिए है, कैदियों के लिए नहीं। कैदी अपनी कोठरियों से बाहर नहीं जा सकते।
क्या आप और यहाँ के गार्ड्स देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं? क्योंकि अगर ये गैंग मेंबर्स भाग गए, वो हाँ, यही बात देश को सुरक्षित बनाती है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये शेविंग के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैदियों के लिए है, लेकिन असल में ये गार्ड्स के लिए है। उनका अच्छे से ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि वो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों से घिरे हुए हैं। ये गार्ड्स की डॉर्मेट्री है। वो यहाँ 5 दिन काम करते हैं, इसके बाद 5 दिन की छुट्टी होगी। अपराधियों के सामने पूरा दिन रहने से होने वाले तनाव को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये जिम गार्ड्स के लिए है। ये सब गार्ड्स की भलाई के लिए है। मेरे साथ आइए। अब हम कैदियों के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग लीडर्स बस कुछ ही कदम दूर हैं। एक बार जब वो सी कोर्ट में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते। इस गेट से अंदर जाने के बाद वो फिर कभी बाहर नहीं आते। अब हम सेल्स की ओर जा रहे हैं। अंदर आ जाइए। हम गैंग्स तक पहुंच गए हैं। Buenas tardes. उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। दोनों गैंग्स को एक साथ जेल में रखा गया है। इनमें से प्रत्येक ने 200 से अधिक लोगों की हत्या, बलात्कार तथा कई अन्य अपराधों में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप उनकी ओर देखेंगे तो वो आपको गुस्से से देखेंगे। चलो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उनमें से हर एक ने सफेद यूनिफॉर्म पहनी है, टी शर्ट, सफेद शॉर्ट्स और सफेद चप्पल। उनके पास अंदर बस यही चीजें। वहां कोई गद्दे नहीं है। वो वहां मौजूद लोहे की सतह पर सोते हैं। यहाँ भारी संख्या में गार्ड मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में युद्ध चल रहा है। सभी कैदी एक जैसी सफेद वर्दी पहनते हैं। हाँ, यहाँ की लाइट्स कभी बंद नहीं होती। वो 24/7 चालू रहती हैं ताकि कैदियों को समय का पता न चले और गार्ड उन पर नजर रख सके। उनके पास दुर्व्यवहार करने का कोई मौका नहीं है। प्रत्येक सेल की क्षमता 100 कैदियों की है, लेकिन हर सेल में केवल 80 बिस्तर हैं। उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई कंबल या अन्य सामान नहीं है। 24 घंटे नियंत्रण और निगरानी। गार्ड्स के अलावा हमारे पास कैमरा सिस्टम है जो हमें हर गतिविधि पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की अनुमति देती है। उनमें से कुछ को अब व्यायाम करने के लिए बाहर जाने दिया जा रहा है। कैदियों को प्रतिदिन केवल 30 मिनट के लिए अपने शरीर के वजन का उपयोग करके व्यायाम करने के लिए अपनी कोठरियों से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। सभी सेल्स अपनी पूरी क्षमता पर हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी फिल्म का दृश्य है। सिकोट।
pensamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. उन्हें सिर्फ इसी एकमात्र गतिविधि की इजाजत है, उन्हें कुछ और करने की इजाजत नहीं है। Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor. उनके टैटू से पता चलता है कि वो किस गैंग से संबंधित हैं। गैंग के टैटू वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के पास एक खास टैटू का कैटलॉग है जिसमें हर निशान एक गैंग से जुड़ाव दिखाता है। कुछ गैंग के सदस्यों ने अपने टैटू बदलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। यहाँ नर्सें हैं। एक डॉक्टर रोजाना आकर इनका चेकअप करते हैं। मेडिकल स्टाफ का हमेशा यहाँ रहना जरूरी है क्योंकि कैदियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ से एक कमरा है जहां वो अपने वकीलों से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। मुकदमे यहीं चलते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ वो अपने वकीलों से वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं। यहाँ हम कैदियों को बैठाते हैं। बैठ जाओ। स्क्रीन के जरिए हम अदालत को और दूसरे जेलों को देख सकते हैं जो एक ही सुनवाई से जुड़े हैं। जी हाँ, यहाँ हमारा क्लिनिक है। इस शानदार जेल के अंदर ये सारे कमरे देखो। ये इलाज और इंजेक्शन देने की जगह है। अब हम दुनिया के दो सबसे खतरनाक गैंग मेंबर्स के बीच से गुजर रहे हैं। वो हमारे दाएं और बाईं ओर हैं। मैं आपको 3 ऐसे अपराधियों के बारे में बताऊंगा जो यहां हैं। ऐसे लोग जो एक समय पर भगवान बनने का नाटक करते थे। वो तय करते थे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो हमें इन 3 अपराधियों के बारे में बताएंगे। हाँ, अपना मास्क उतारो। और हम इनके अपराधों के बारे में जानेंगे। वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। उर्फ एल सेको, बैरियो 18 गैंग का सक्रिय सदस्य। इस शख्स पर गंभीर हत्या का आरोप है। इसे 100 साल से ज्यादा की जेल की सजा मिली है। अपनी शर्ट ऊपर करो। उनके टैटू बताएंगे कि वो किस गैंग से संबंध रखते हैं। इसने 5 लोगों को मारा। उसने उन्हें सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसके इलाके में आ गए थे। घूमो। उन सभी के शरीर पर टैटू हैं। वो MS-13 सदस्य हैं। वो देखो। इसने 4 लोगों का अपहरण किया था। उसके बगल वाले ने 5 लोगों की हत्या की थी। ये यहां कैद अपराधियों का बस एक छोटा सा नमूना है। तीसरा कैदी भी एक गैंग का सदस्य है। इसने एक जवान लड़की को मार डाला जिसका एथलीट बनने का उज्जवल भविष्य था। बाद में उसने उसकी हत्या कर दी। अपनी शर्ट ऊपर करो। उसने उसका भविष्य छीन लिया। उनके टैटू की वजह से उन्हें पहचानना और पकड़ना बहुत आसान हो गया। उसके शरीर पर 18 का टैटू बना हुआ है। इसका मतलब है कि वो बैरियो 18 का सदस्य है। ज्यादातर टैटू जो तुम इन पर देखोगे उनमें कुछ कब्र के पत्थर बने होंगे। ये टैटू वो अपने गैंग के दूसरे सदस्यों की याद में बनवाते हैं। उनके गैंग के सदस्य जो मारे गए। उनके शरीर पर उन लोगों की कब्रों और खोपड़ियों के भी टैटू हैं जिनकी उन्होंने हत्या की है। यहाँ मारिया, यहाँ क्या लिखा है?
संटाना गुज़मान। सेंटाना गुज़मान वो कौन है? मेरी दादी। वो उसकी दादी है। उसके बेटे का चेहरा। ये टैटू उसके मारे गए गैंग सदस्यों की याद में है। उसने उन्हें खोपड़ियों के रूप में बनवाया है। हर टैटू का एक मतलब होता है। इन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल में बंद कर दिया गया है। ये दोनों गैंग आपस में दुश्मन थे, लेकिन अब वो एक साथ कैद हैं। आमतौर पर उनके पैरों पर औरतों के चेहरे बने होते हैं और साथ ही खोपड़ियां और गांजे के टैटू भी। हाँ, शुक्र है मैं बहुत दूर रहता हूँ। अगर इनमें से कोई भविष्य में मुझे पकड़ लेता तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाता। ये गैंग कभी दुश्मन थे, लेकिन अब ये एक ही सेल में रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इस सेल के भीतर सीमित है। वो कभी बाहर नहीं जा सकते। ये उनका टॉयलेट है। क्या आप देख रहे हैं? ये वहां कोने में है। ये 2 साल से यहां है। जैसे ही जेल खुला, सारे अपराधियों को यहां भेज दिया गया। गार्ड इस डर से अपने चेहरे ढक कर रखते हैं कि कहीं कोई कैदी बाहर किसी से संपर्क करके उनके परिवारों से बदला न ले ले। हाँ, अब हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कोठरियों की तरफ जा रहे हैं। जो भी कैदी बदतमीजी करता है उसे यहां डाल दिया जाता है। यही चीज उन्हें लाइन में रखती है। यहां कोई लाइट नहीं है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल है। यहाँ केवल एक सीमेंट स्लैब है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल है। अगर कोई कैदी बदतमीजी करता है तो उसे 15 दिनों के लिए यहां डाल दिया जाता है। वो खाने के लिए भी अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलते। खाना अंदर ही पहुंचाया जाता है। सिर्फ बीन्स और चावल, कोई चिकन नहीं, कोई मांस नहीं। बाद में मैंने एक गैंग के सदस्य का इंटरव्यू लिया। वो MS-13 के सदस्य हैं। उसने कितने लोगों को मारा? 30। उसने 30 लोगों की हत्या की है। क्या हम उसके टैटू देख सकते हैं? देखो, क्या उसे अपने अपराधों पर पछतावा है? क्या तुम्हें अपने अतीत में किए गए कामों का पछतावा है? Encontrándome un penal de máxima seguridad donde solo lo básico se le da a uno, se lamenta uno. Quizá uno se hace fuerte durante el día, pero en la noche uno se lamenta y llora, encontrándose en esta condición. वो कहता है कि वो रोज रोता है और उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसे पश्चाताप होता है, लेकिन उसे न्याय का सामना करना ही होगा। जब वो गैंग में शामिल हुआ तब उसकी उम्र क्या थी? Como la de 11 años. वो सिर्फ 11 साल की उम्र में गैंग में शामिल हो गया था और अब वो यहाँ सेकॉट में है। राष्ट्रपति ने जो किया वो साहसिक और शानदार था। जब वो पहली बार 2019 में चुने गए थे तब उनकी अप्रूवल रेटिंग लगभग 50% थी। आज अल साल्वाडोर ने संपूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा के मामले में, लेकिन 2024 के चुनावों में वो 85% वोटों के साथ जबरदस्त बहुमत से जीते। सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पूरे पश्चिमी गोलार्ध में सबसे सुरक्षित देश है। क्यों? क्योंकि पहली बार लोगों ने सुरक्षित महसूस किया। ये सेकॉट जेल के हमारे दौरे का अंत है। आपने इस एपिसोड से क्या सीखा? इस राष्ट्रपति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।